नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़ इंडिया और मैं हूं श्वेता राज। आज हम जानेंगे देश और दुनिया भर की सभी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बारे में थोड़ा विस्तार से। तो चलिए वक्त ना जाया करते हुए इस एपिसोड को शुरू की। पहली खबर है स्पेस स्टार्टअप स्पेस किट इंडिया ने 108 देशों की कक्षा 8 और 9 की छात्राओं के साथ एक वैज्ञानिक चंद्र अभियान की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य महिलाओं द्वारा संचालित चंद्र मिशन बनाना है। इस मिशन में 80 किलोग्राम का यान चांद की सतह पर क्रैश लैंड होगा, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल होंगे। मिशन का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को सैटेलाइट तकनीक में प्रशिक्षित करना है और विज्ञान में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाना है। जनवरी 2025 से 12,000 लड़कियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मशीन का अनुमानित खर्च 80 लाख से 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक होगा। इस अभियान से भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय पीएमएमएल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक पत्र लौटाने का अनुरोध किया है। ये पत्र 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में जमा किए गए थे, लेकिन 2008 में सोनिया गांधी के अनुरोध पर 51 बॉक्स में वापस भेज दिए गए। इन पत्रों में नेहरू के एडविन माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण और अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ संवाद शामिल है। पीएमएमएल का मानना है कि ये दस्तावेज ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। पीएमएल के सदस्य रिजवान कादरी ने 10 दिसंबर को राहुल गांधी से अनुरोध किया कि इन पत्रों की मूल प्रति, डिजिटल कॉपी या फोटो कॉपी उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले सितंबर 2024 में सोनिया गांधी से भी यही अनुरोध किया गया था। पीएमएमएल का उद्देश्य इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करना और शोध के लिए सुलभ बनाना है। अगली खबर है, किसान ने पुलिस सख्ती के बाद सल्फर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पटियाला के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस की सख्ती से मानसिक तनाव में आए किसान जोरा सिंह ने सल्फर खा लिया। जोरा सिंह लुधियाना जिले के रत्नखेरी गांव का निवासी है और अपनी जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति बेहद गंभीर है। किसान नेता सुरजीत सिन्हा फूले ने बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने बर्बरता की, जिससे जोरा सिंह अवसाद में आ गए। उन्हें इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। डॉक्टर का कहना है कि जोरा सिंह की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यह घटना किसानों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न की ओर गंभीर संकेत देती है। अगली खबर है, प्रियंका गांधी का लोकसभा में बैलेट पेपर और लोकतंत्र पर हमला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में अपने पहले संबोधन में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने सत्ता पक्ष पर पैसे और सत्ता के बल पर सरकार गिराने और विपक्षी नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मौजूदा सरकार आलोचना से डरती है और लोगों के बीच जाने से कतराती है। उन्होंने अंग्रेजों के शासन से तुलना करते हुए कहा कि ऐसा डर का माहौल पहले कभी नहीं था। संभल हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने एक दर्जी के बेटे अदनान की कहानी सुनाई, जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि यह सपने संविधान की वजह से संभव है और सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। अगली खबर है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिन्हा शेखावत ने संसद में बताया कि इस साल 12 सितंबर को भारी बारिश के कारण ताजमहल के मुख्य मकबरे में छत से पानी की बूंदें गिरी। उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 से 12 सितंबर तक लगातार बारिश हुई थी, जिसके चलते यह घटना हुई। मंत्री ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि बारिश का पानी ताजमहल के अंदर पहुंचा, लेकिन स्मारक में कोई गंभीर रिसाव, दरारें या संरचनात्मक क्षति नहीं हुई। यह घटना पहली बार तब सामने आई जब क्षेत्र में भारी मानसून के चलते अत्यधिक बारिश हुई थी। सरकार ने आश्वासन दिया कि ताजमहल को कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ है। स्मारक के संरक्षण और रखरखाव के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाओं में स्मारक के ऐतिहासिक और संरचनात्मक महत्व पर कोई प्रभाव न पड़े। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नशे को बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि नशा करना कूल होना नहीं है और इससे बचना चाहिए।
जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस एन कोटेश्वर सिन्हा की बेंच ने ड्रग तस्करी के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि नशे की लत युवाओं की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर डाल सकती है और उनकी क्षमताओं को खत्म कर सकती है। अदालत ने कहा कि ड्रग रैकेट देश के सभी आयु, समाज और धर्म के लोगों को प्रभावित कर रहा है और इसकी कमाई हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देती है। बच्चों को बचाने के लिए पेरेंट्स, समाज और सरकारी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। जस्टिस नागरत्न ने कहा कि बच्चे को भावनात्मक रूप से परिवार से जोड़ने और सुरक्षित माहौल देने से नशे की लत से बचाया जा सकता है। अदालत ने गाइडलाइन तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अगली खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर अमर वाटिका में नक्सली हमले में शहीद जवानों और पीड़िताओं नागरिकों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शहीदों के बलिदान को अमर बताते हुए कहा कि उनके त्याग को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार पीड़िता परिवारों के साथ और नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शहीद की स्मृतियों को सहेजने के लिए कार्य कर रही है ताकि ऐसा दर्द किसी और परिवार को ना झेलना पड़े। श्री शाह ने मां दंतेश्वरी की धरती से नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प दोहराया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाने का विश्वास जताया है। अगली खबर, एक देश एक चुनाव विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें 269 वोट इसके पक्ष में और 198 वोट विरोध में पड़े। सरकार ने इस संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने का निर्णय लिया। बिल को भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिला, जबकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके सहित विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। इस विधेयक की सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति ने की थी, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ करने और स्थानीय निकाय चुनावों को 100 दिन के भीतर कराने की बात की गई थी। मुंबई के तट पर एक नाव दुर्घटना में करीब 60 लोगों को ले जा रही नाव एलिफेंटा जाते समय डूब गई। भारतीय तटरक्षक बल ने 20 लोगों को बचा लिया और एक शव भी बरामद किया है। 5 से 7 लोग अभी भी लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नाव पर 30 से 35 लोग सवार थे और कुछ लोग लापता हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने घटना पर चिंता जताई और सभी की सुरक्षा की उम्मीद जताई। अधिकारियों द्वारा अधिक जानकारी जुटाई जा रही है और बचाव कार्य पर नजर रखी जा रही है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्वती काली सिंध चंबल पीकेसी नदी जोड़ो परियोजना को ऐतिहासिक और अद्भुत बताया। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दोनों राज्यों के लिए जीवनदायिनी बताया। पीकेसी परियोजना के माध्यम से 13 जिलों के 3,217 गांव को लाभ होगा और 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि हरी भरी होगी। साथ ही 40 लाख लोग पेयजल प्राप्त करेंगे। परियोजना में 17 बांध, 4 बैराज और 21 जल संरचनाएं बनेगी। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री केन बेतवा परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जिससे बुंदेलखंड को भी लाभ मिलेगा। अगली खबर, श्रीलंका ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड एक्सचेंज ऑफर को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें 69% बॉन्ड धारकों ने भाग लिया। यह कदम देश को ऋण पुनर्गठन और नई बॉन्ड प्राप्त करने में मदद करेगा। 14.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पुनर्गठन समझौते के तहत मौजूदा बॉन्ड के बदले नए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इससे श्रीलंका को विकास और सामाजिक योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए संसाधन मिलेगा और सार्वजनिक वित्त की स्थिरता सुनिश्चित होगी। आईएमएफ ने श्रीलंका को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निधि सुविधा भी प्रदान की है, जिसमें आर्थिक संगठन से राहत मिलेगी। अगली खबर है, ब्राजील के ऑर्थोस सैलोम, जिन्हें जीवित
नस्त्रोदमस कहा जाता है। ये भविष्यवाणी की है तीसरा विश्व युद्ध पारंपरिक युद्ध की बजाय एक साइबर युद्ध के साथ लड़ा जाएगा। उनका मानना है कि यह तकनीकी आधारित युद्ध होगा जिसमें पूरी दुनिया शामिल होगी और विश्व अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। सैलोम का कहना है कि यह युद्ध केवल इंसान का नहीं बल्कि मशीनों का भी युद्ध होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष और पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को एक संभावित खतरे के रूप में देखा है। उनकी पूर्व में भी की गई कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। खबर है यूईएफ महिला यूरो 2025 के ड्रॉ में विश्व कप विजेता स्पेन को ग्रुप बी में इटली, बेल्जियम और पुर्तगाल के साथ रखा गया है। मौजूदा यूरोपीय चैंपियन इंग्लैंड को फ्रांस, नीदरलैंड और वेल्स के साथ ग्रुप डी में रखा गया है। 2025 का टूर्नामेंट स्विट्जरलैंड में 2 से 27 जुलाई तक खेला जाएगा, जो पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। मेजबान स्विट्जरलैंड को नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। महिला यूरो 2025 में भाग लेने वाली खिलाड़ियों को पहली बार पुरस्कार राशि का 1% मिलेगा। तो यही थे आज के मुख्य समाचार। हम आपको हर बड़ी खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए बीसीसी न्यूज़ IND। मैं हूं श्वेता राज, आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।